लैब सेशन 7 में हम देखेंगे एरेज़ को, ठीक है, और एरेज़ में भी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और हम जो इसमें लैब सेशन 7 में जिस टाइप को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वन डायमेंशनल एरे, एक ही डायमेंशन है इसकी। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि डायमेंशन का क्या मतलब है। एरे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर्स रिकॉर्ड्स को या डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एरेज़ के कॉन्सेप्ट पे क्यों आते हैं, इससे पहले मैंने अगर आपसे कहा कि आपने 10 नंबर्स यूज़र से लेने हैं और उनको स्टोर करवाना है, तो यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, वी टेक 10 वेरिएबल्स, ठीक है, और उसके बाद हम 10 वेरिएबल्स में जाके डेटा स्टोर करवाते हैं। और इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं कहूँ कि आपने 100 नंबर्स को स्टोर करवाना है, तो आपने 100 नंबर्स के लिए 100 वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ आई से कि आपने 1000 नंबर्स को स्टोर करवाना है, तो यू विल नीड 1000 वेरिएबल्स। और आप ये देखेंगे अगर आप 100 या 1000 या 10,000 वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, डिक्लेयर करवाएंगे, तो आपके प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है वो भी स्लो डाउन होगी, और उसके अलावा आपकी जो मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी। सो इंस्टेड of using multiple variables we use the concept of arrays, ठीक है। एरे बेसिकली एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में आपके पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, और उन लोकेशंस पे हम जाके वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से आपके पास एक कबर्ड होती है, कबर्ड में आपने देखा होगा डिफरेंट पार्टीशंस होते हैं, उन पार्टीशंस में हम जो भी अपना लगेज या जो भी हमें स्टोर करना होता है वो हम स्टोर कर रहे होते हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिकली एरे है क्या। आपने देखा होगा कि आसमान पे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, और सेम टाइप के बर्ड्स जब फ्लाई कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज स्पैरो है या ईगल है या क्रोज हैं, तो दैट इज़ नोन एज एन एरे ऑफ स्पैरोज। अच्छा, टिपिकली हम एरे में सेम डेटा टाइप की बात करते हैं, सेम एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पैरोज लिखा है, मैंने यहाँ पे इसके साथ ईगल नहीं लिखा, तो इट मीन्स कि मैं स्पेसिफिकली स्पैरोज की बात कर रही हूँ। और अगर स्पैरोज ऑल टुगेदर फ्लाई करेंगी तो दैट इज़ नोन एज एन एरे ऑफ स्पैरोज। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने अपने 10 फ्रेंड्स के नेम कहीं पर स्टोर करवाने हैं, तो आप ये कहेंगे कि दैट इज़ एन एरे ऑफ नेम्स। आप यूजुअली गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उन गेम्स में आप एक गेम को आपने लेट सपोज मल्टीपल टाइम्स प्ले किया है, और आपने हर दफ़ा उसको प्ले करने के बाद एक डिफरेंट स्कोर अचीव किया है, तो उस स्कोर के लिए जो एक एरे बनेगा दैट इज़ नोन एज एन एरे ऑफ स्कोर, ठीक है। उस स्कोर के एरे में आप नेम स्टोर नहीं कर सकते, या आप उसमें कुछ और वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करवा सकते, वो स्पेसिफिकली स्कोर्स को स्टोर करने के लिए बनेगा। सिमिलरली आप जब इवेंट्स में जाते हैं और टेबल पे आपको प्लेट्स या स्पून्स नज़र आती हैं, और अगर आपके पास प्लेट्स हैं तो दैट इज़ नोन एज एन एरे ऑफ प्लेट्स, और सिमिलरली इफ़ यू हैव स्पून्स तो दैट इज़ नोन एज एन एरे ऑफ स्पून्स। तो अब जो स्पून्स का एरे है उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ स्पून्स रखी हुई होती हैं और स्पून्स के बीच में नहीं रख सकते हैं प्लेट्स, ठीक है, स्पून्स के बीच में आप स्पून्स ही रखेंगे लॉजिकली। सो सिमिलरली एरे में भी है, जब हम किसी भी एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए हम एरेज बनाते हैं तो उसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर किया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स के लिए डिफरेंट रैग्स होते हैं, ठीक है। व्हेन यू एंटर इन अ लाइब्रेरी और आपको रैग नंबर पता होता है, उस रैग के साथ एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को आप फॉलो करते हैं कि इस पर्टिकुलर रैग में लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं। देन फर्दर आप ये देखते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस में कौन सी बुक्स चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग की चाहिए, C++ की चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चाहिए, सो ऑन सो इसी तरीके से अगर मैथ्स की बुक्स कहीं स्टोर हुई हुई हैं तो उस रैग में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक्स ही मिलेंगी, उसमें आपको बायोलॉजी की बुक्स नहीं मिल सकती, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स नहीं होंगी, C++ या प्रोग्रामिंग की बुक्स या वेब डेवलपमेंट की बुक्स नहीं होंगी। सो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो एरे है उसमें सेम डेटा टाइप्स या सेम एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होते हैं। सिमिलरली अब मुझे मार्क्स को स्टोर करवाना है, ये बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो एरे को डिक्लेयर करवाने का तरीका है वो क्या है। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि हम उसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले एरे की डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एरे का नेम लिखते हैं, नेम के बाद आप यहाँ पे साइज़ देते हैं। साइज़ एरे का पता होना ज़रूरी है क्योंकि लेट्स सपोज आपको 10 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, तो यहाँ पे एरे का साइज़ क्या होगा 10। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो वहाँ पे एरे का साइज़ क्या होगा 100,
ठीक है। सो अब यहाँ पे जब मैंने, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, तो अगर मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो अब मैं उसके लिए किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करूँगी। आपने डेटा टाइप लिखी इंटीजर, एरे का नाम लिख दिया आपने मार्क्स, और यहाँ पे मैंने कहा 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइज़ आ गया 5। अच्छा, मेक श्योर कि आप यहाँ पे एरे का जो भी नाम लिखेंगे वो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ए और यहाँ पे 5 लिख दूँगी तो ए कोई भी मीनिंगफुल नहीं है। ए इज़ सिंपल एन अल्फ़ाबेट, इट डज़ नॉट गिव एनी मीनिंग, राइट। सो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि 10 सिटीज़ का आपको टेम्परेचर स्टोर करवाना है। सो उसके लिए टेम्परेचर आपको पता है कि उसकी वैल्यूज़ फ्लोट में भी हो सकती हैं, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप मार्क्स ले रहे हैं, और मार्क्स अगर आप ये कंसीडर करें कि मार्क्स भी पॉइंट्स में हो सकते हैं, लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स 87.5 हैं, तो फिर आप यहाँ पर फ्लोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेम एग्जांपल, टेम्परेचर अगर आपने 10 सिटीज़ का स्टोर करना है, तो 10 बेसिकली 10 सिटीज़ का मतलब यह है कि उसका जो एरे का साइज़ है वो 10 है। एरे का जो मैंने यहाँ पर नेम लिखा है दैट इज़ टेम्प, आप यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट आ गई। लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि आपने 10 अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करने के लिए एक एरे डिक्लेयर करना है, तो इसका साइज़ हो गया 10, इसका नेम है अल्फ़ा, और इसका डेटा टाइप है 4। सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ बेसिकली स्टोर कैसे होती हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि एरे में आपके पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, और उन लोकेशंस पे आप वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। अब उन लोकेशंस का कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज़ आप जिस स्ट्रीट में रहते हैं उस स्ट्रीट में आपके घर का एक यूनिक एड्रेस है, आपके घर के एड्रेस के जैसा सेम एड्रेस किसी दूसरे घर का नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज A201 है किसी आपके घर का या किसी के घर का, तो वो A201 उसी स्पेसिफिक पर्सन का होगा, नो वन एल्स कैन हैव दैट सेम एड्रेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी हम बात करते हैं एरे के लिए एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स के लिए ये वाली एग्जांपल ले ली है, इंटीजर मार्क्स 5, यानी कि 5 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स को मैंने स्टोर करवाना है, तो मैंने यहाँ पर एक एरे बना लिया है। इसमें 5, 10, 11, 0, 2 मेरे पास ये डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब यहाँ पे एक एरे बनाया है जिसका नेम है मार्क्स। अब ये 5 जो है वो किस लोकेशन पे है, क्योंकि ये एक एरे में एग्जिस्ट करता है। ये 10 किस लोकेशन पे है, 11 किस लोकेशन पे है। तो इन एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली बताता है आपके जो भी एलिमेंट्स है उनकी लोकेशन को, कि कौन सा एलिमेंट किस लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है या लाई करता है। सो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जो 10 एलिमेंट है वो किस लोकेशन पे है या किस इंडेक्स नंबर पे है, तो दैट इज़ नोन एज 1। अनदर थिंग दैट यू मस्ट हैव टू कीप इट इन माइंड, हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। अब एरे चाहे वो सी का हो, C++ का हो, C# का हो, जावा का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, एरे में जो लोकेशन है या जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होके एरे की लेंथ से -1 होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एलिमेंट्स टोटल कितने थे, यहाँ पे ये टोटल एलिमेंट्स हैं 5, लेकिन आपके पास ये जो इंडेक्स है वो कहाँ तक आ रहा है 4। तो हमेशा जो आपके पास इंडेक्स होता है वो साइज़ -1 होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स की अगर आप बात करें तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक। अब आप 0 से लेकर 4 तक काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो एरे के अंदर जो आपने मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने डेटा टाइप लिखना है, उसके साथ आपने एरे का नेम लिखना है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड हैव कि आपका साइज़ एरे का क्या होगा, और उसके बाद इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा, या साइज़ -1 तक होगा। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अब हम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, और अगर आपने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, हार्ड कोड करवाना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपने अब तक जितनी भी लैब्स की हैं, मैं ये आपसे कहती हूँ कि कोई वेरिएबल है उसमें वैल्यू को स्टोर करवाना है या इनिशियलाइज़ करवाना है, तो आप लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया ए, और इसमें आपने 15 स्टोर करवा दिया, तो ये आपने स्टोर करवा दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे आपसे ये कहूँ कि आपने यूज़र से लेना है, तो आप फिर ये वाली जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो नहीं करते। आप उस वक्त सिंपल क्या करते हैं, आप यहाँ पे ये लिख देते हैं लेट्स सपोज इंटीजर ए दिस वन, ठीक है। और आप फिर बाद में ये कहते हैं कि ये जो है बेसिकली
इसमें यूज़र आगे वैल्यू एंटर करेगा जो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहूँ कि स्टोर करवा दें तो उस वक्त आप यहाँ पे लिख देते हैं a इज़ इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 5 विच मीन्स कि a में अब 5 स्टोर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर इसी तरीके से एक एरे है जिसका नेम मार्क्स है, उसमें 3 लोकेशंस हैं 0, 1, 2 और यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को हमने स्टोर करवा दिया है, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करना है। अब यहाँ पर ये देखो कि मैंने इंटीजर मार्क्स 3 यानी कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मार्क्स के नेम से एक मैंने एरे बना लिया है और इसमें सारी इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर होंगी, तो इसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना था तो कर्ली ब्रैकेट में आप वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं 2, 10, 15। अब यहाँ पे देखो 2 कौन सा इंडेक्स पे होगा, 0th इंडेक्स पे, 10 होगा फर्स्ट इंडेक्स पे और 15 होगा सेकंड इंडेक्स पे। अच्छा, इन वैल्यूज़ को जब मैंने प्रिंट करवाना है या मैंने यूज़ करना है, सो उसके लिए अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है। व्हेन यू हैव मल्टीपल वैल्यूज़ तो उस वक्त हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब लूप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोस्ट सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट लूप यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फॉर लूप। आपने इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर अब यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 0, 1, 2 यानी कि कहाँ तक आपका जो लोकेशन है या इंडेक्स नंबर होगा 2 तक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास 0 लेस देन 3 तक ये जो है लूप चलेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, i लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3 का मतलब है 2 तक, यानी कि 0 से लेकर 2 तक जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये लूप चलेगा। कर्ली ब्रैकेट में आके सी आउट और मार्क्स यहाँ पे मैंने लिखा अपने एरे का नाम और उसके साथ मैंने यहाँ पे आई लिखा है। ठीक है, आई का मतलब ये है कि ये जो लूपिंग वेरिएबल है, ये लूपिंग वेरिएबल आई जो है वो इस लोकेशन नंबर को चेंज कर रहा है। आई की वैल्यू जब 0 है तो वो पॉइंट आउट करेगा, आई की वैल्यू जब 0 है तो ये पॉइंट आउट करेगा 2 को, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी तो ये 10 को पॉइंट आउट करेगा, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये 15 को पॉइंट आउट करेगा। सो यहाँ पे हम हर दफ़ा ये जो आई लिख रहे हैं, ये आई की वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक होगी और हर दफ़ा ये इंक्रीमेंट जैसे जैसे होगी तो यहाँ के एलिमेंट्स भी आपके पास उसी तरह से एक्सेस होंगे। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी आउट मार्क्स 2। तो इसका मतलब है ये जो इस लोकेशन पे 2 की लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल एरे के एलिमेंट को एरे की लोकेशन पे जो भी एलिमेंट स्टोर हुआ है उसको प्रिंट करवाना है तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। तो ये 2 है तो इसका मतलब है आप ये देखें कि यहाँ पे 2 की लोकेशन पे कौन सा वेरिएबल स्टोर हुआ है, कौन सा एलिमेंट है, 15। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपके पास वो होगा 15। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर लिख देती हूँ सी आउट मार्क्स 10, राइट। सी आउट मार्क्स 10 का मतलब ये है कि इस एरे के अंदर जो 10th लोकेशन पे एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कहाँ तक हैं, एलिमेंट्स हमारे पास 3 हैं, यानी कि इंडेक्स फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10th लोकेशन या 10th इंडेक्स नंबर की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इस केस में आपके पास एरर जनरेट होगा क्योंकि एरे के अंदर ये जो एरे आपने यहाँ पर बनाया था इसमें आपके पास 0 लोकेशन थी, 1 लोकेशन थी और 2 लोकेशन थी। 0 लोकेशन पे कोई वैल्यू थी, 1 पे थी और 2 पे थी। 10th लोकेशन पे कोई भी एलिमेंट स्टोर हुआ नहीं है क्योंकि 10th लोकेशन है ही नहीं। ठीक है, ये वैसी बात है कि अगर आपकी स्ट्रीट में मैं कोई ऐसा हाउस नंबर सर्च करूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 10th जो लोकेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। अब ये वो केस है जिसमें आपने हार्ड कोड करवा देना है वैल्यूज़ को। सो अगर एक और केस जिसमें आपसे कहूँ कि मैं आपने यूज़र से इनपुट लेनी है वैल्यूज़, तो उस केस में आप यूज़र से इनपुट किस तरह से लेंगे। अब मैं यहाँ पे सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ जिसमें आपने यूज़र से इनपुट लेनी है एरेज़ में। अब यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट लगा के वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करना क्योंकि अब आप यूज़र से ले रहे हैं तो आपने स्टोर नहीं करना, आपने सिंपल एरे को यहाँ डिक्लेयर कर दिया। इट मीन्स कि मैंने 3 स्टूडेंट के मार्क्स को एरे में स्टोर करना है। अब यूज़र से मैंने एलिमेंट्स लेने हैं। अब लोकेशन बाय लोकेशन हमने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो वी नीड फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने इनिशियलाइज़ करवाया आई को 0 से, आई इज़ लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ठीक है,
अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद मैंने सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ की, एंटर वैल्यू आई। एंटर वैल्यू आई का मतलब यह है कि इनिशियली आपके पास जो वैल्यू होगी वो 0 की होगी। यहाँ पे मेरे पास लोकेशंस हैं, लोकेशन मेरे पास यहाँ पर है 0, 1 और 2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 होगी तो सी आउट यहाँ पे आ जाएगा, आपने फर्स्ट वैल्यू एंटर करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने जो वैल्यू एंटर करनी है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मार्क्स आई में, ठीक है। मार्क्स ऑफ आई का मतलब ये है जब आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है कि मार्क्स ऑफ 0 में जाके लेट्स सपोज मैंने 5 एंटर कर दिया तो यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से ये आई इंक्रीमेंट होगा, आई क्या हो जाएगा 0 से 1। जब आई हो जाएगा आपके पास 1 तो आपके पास मार्क्स के फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे, लेट सपोज मैंने 10 एंटर कर दी तो वो 10 स्टोर हो जाएगी। अच्छा, आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगी, लेट सपोज मैंने 20 वैल्यू एंटर कर दी तो ये यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 से 3 होगी उसके बाद ये प्रॉब्लम होगा कि अब जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो 0 से लेकर 2 तक दी है, 0 से लेकर 2 तक दी है। और अगर मेरे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई है तो 3 यहाँ पर जो लोकेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। सो इस केस में आपके पास एलिमेंट स्टोर नहीं होगा और आपके पास एरर आएगा, ठीक है। हाँ, लेट्स सपोज अगर मैं ये कह देती हूँ कि आई लेस, हाँ अगर ये केस हो कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो उसमें इस केस में हम 0 से लेकर 3 तक काउंट होगा, तो उसके वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन इस केस में हमारे पास 0 से लेकर 2 लोकेशंस हैं, बाकी लोकेशन कोई भी अगर होगी तो वहाँ पे एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेने का तरीका है। अगर मैं ये कहूँ कि आपने जो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ली हैं उसको डिस्प्ले भी करवाएं, यहाँ तक जो काम हुआ है वो सब हमने क्या किया है, इनपुट का। अब अगर आपने आउटपुट का काम भी करना है तो उसमें आपने इसी कोड के बाद आपने ये फॉर का लूप दोबारा से लगाना है और ये लूप एज इट इज़, ये पहले आपने यूज़र से इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद ये कहीं ना कहीं एरे में स्टोर हो जाएगा। अब वो स्टोर हो गया, मैंने स्क्रीन पे यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। सो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने एक दफ़ा और ये फॉर का लूप लिखा और फॉर के लूप में फिर मैंने इस तरीके से 0 से लेकर लेस देन 3 तक लूप की कंडीशन दे दी और सी आउट में मैंने यहाँ पे मार्क्स और आई लिख दिया। आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो 0th लोकेशन पे 5 स्टोर हुआ है, फिर यहाँ पे आउटपुट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। उसके बाद आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, फर्स्ट लोकेशन पे मैंने स्टोर करवाया हुआ है 10, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आई की वैल्यू जब 1 से हो जाएगी 2 तो सेकंड लोकेशन पे मैंने यहाँ पर 20 स्टोर करवाया तो 20 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे इसकी विजुअल स्टूडियो पे इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें जो है मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है मार्क्स के नेम से, जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं और इसमें 10, 23, 45, 56, 77 एलिमेंट्स फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 इंडेक्स तक, यानी कि 5 इसकी लेंथ है तो 0 से लेकर 4 तक है। फिर उसके बाद मैंने एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर का लूप लगाया है और उसके बाद मार्क्स आई लिखने का मतलब ये है कि इस एरे में जो मार्क्स के नेम से है उसमें हर एलिमेंट जो है वो आई के वेरिएबल या लूपिंग वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक्सेस होगा। सो मैं इसको रन करती हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखें कि अब ये आई थिंक थोड़ा सा पॉज का एरर है, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको सही करते हैं। अगेन समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कोडिंग के एरर्स आ जाते हैं। इसको ये मैं इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर देती हूँ। अच्छा, अब जब इसको हम रन करेंगे तो आप ये देखेंगे ये एलिमेंट्स इस तरह से एक साथ डिस्प्ले हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि ये 1 है या 10 है। सो इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस ये करेंगे, हम इसमें स्पेस सीक्वेंस यूज़ करेंगे \n की। इससे होगा ये कि अब हर एलिमेंट जो है वो एक नेक्स्ट लाइन पर आएगा। तो यहाँ पे हम \n का स्पेस सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो आप आउटपुट में ऑब्जर्व करेंगे कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक सेपरेट लाइन में डिस्प्ले होंगे ऐसे। अच्छा जी,
अब ये जो मैंने काम किया है ये सिंपल मैंने किया है डिस्प्ले करवाने के लिए। और अगर आपने किसी एक सिंगल एलिमेंट एरे के एक एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है तो आपको उसके पता होना चाहिए लोकेशन। यहाँ पे अगर मैं लोकेशन 2 लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मार्क्स के एरे में जो सेकंड लोकेशन पे वेरिएबल है जो वैल्यू है दैट इज़ 45। तो अब इस के आउटपुट में आप देखें तो आपको आउटपुट में जो वैल्यू नज़र आएगी दैट इज़ 45, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 45 है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 50 लिखती हूँ, एक वैल्यू जो कि एक ऐसी लोकेशन जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास आउटपुट आता है वो 0 आउटपुट होता है क्योंकि कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक थे। मैंने 50th एलिमेंट जब लोकेशन को एंटर किया तो यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है वो 0 है। ठीक है। अगर कोई लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, उसको आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे एरे में, तो उसके पास आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जो काम कर रही हूँ मैं यूज़र से इनपुट लेने का कर रही हूँ। पहले मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया था, हार्ड कोड करवा दिया था। अब इसमें सेम वही वाला है, लेकिन सबसे पहले मैंने एरे को डिक्लेयर करवा दिया है। उसके बाद मैंने फॉर का लूप यूज़ किया है। फॉर के लूप में सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मैंने कुछ प्रिंट करवाया है और सी इन को यूज़ करते हुए मैंने यूज़ किया है। मार्क्स आई का मतलब है कि ये इनपुट ले रहा है। अब ये वैल्यूज़ मैंने इनपुट ले ली हैं। इस तरह से ये वैल्यूज़ इनपुट लेंगे तो ये वैल्यूज़ बेसिकली एरे में स्टोर हो गई हैं। ठीक है, ये सब मैंने वैल्यूज़ अभी यूज़र से इनपुट ली हैं। इनपुट लेने के बाद ये स्टोर हो गई हैं एरे में। एरे के 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक वैल्यूज़ सेव हो गई हैं। अब मैंने अगर डिस्प्ले करवाना है इन्हीं वैल्यूज़ को, ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे एक और फॉर का लूप रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो पहला फॉर का लूप मैंने लगाया है वो यूज़र इनपुट के लिए, और जो सेकंड लूप अभी मैंने लगा रही हूँ ये यूज़र से जो मैंने वैल्यूज़ ली थी उनको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे एंडेड लगाया हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर सेम वही वाला जो फॉर का लूप है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। सिंपल उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर मैंने जो फॉर का लूप यूज़ किया है उसमें सी आउट के साथ मैंने मार्क्स आई का जो एरे है वो यूज़ कर लिया है। ये फॉर का लूप लगाया है आउटपुट के लिए, सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ की है, वैल्यू के साथ आई है। उसके बाद आई जो है वो बेसिकली इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद मार्क्स ऑफ आई का मतलब है मार्क्स ऑफ 0th लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। आई फिर इंक्रीमेंट होगा। मार्क्स ऑफ आई का मतलब ये है कि हर दफ़ा जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जो इसकी लोकेशन है वो एक्सेस आप कर सकते हैं। यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट मैंने यूज़ की और सी आउट की स्टेटमेंट के साथ मैंने यहाँ पर मार्क्स आई का जो एरे है वो यूज़ कर लिया। मैंने जब इसको रन किया तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले यूज़र से मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ ले लिया 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक, टोटल 5 वैल्यूज़, और उसके बाद फ़ौरन से मैंने इनको डिस्प्ले करवा दिया है। यू हैव एंटर्ड यहाँ फॉलोइंग वैल्यूज़, और ये स्टेटमेंट जो है सी आउट की स्टेटमेंट जो मैंने लिखी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद जो वैल्यूज़ मैंने यूज़र से इनपुट ली थी उनको मैंने सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। ये इस तरह से अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने जैसे आपको शुरू की वीडियोस में बताया कि आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप के एरेज हो सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें आपने टेम्परेचर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, 5 डिफरेंट सिटीज़ की जो टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्लोट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 5 का मतलब है साइज ऑफ एन एरे,
और इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप चाहें तो यूज़र से साइज़ भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जब ये कोड लिखा है तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि जब यूज़र से साइज़ एरे का लेते हैं तो उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है दैट इज़ नोन एज पॉइंटर। वो हमारी लास्ट लैब है, जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम यूज़र से एरे का साइज़ कैसे ले सकते हैं। टिल देन एग्जाम में या आपसे जब भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि एरे का साइज़ क्या है। लेट्स सपोज 5 सिटीज़ हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं या 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो एरे का साइज़ के लिए जो है वो आप फ़िलहाल जो भी आपको टास्क में गिवन है साइज़ वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में बेसिकली करना ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स और मुझे उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को सर्च करना है कि एक रोल नंबर है, उसको मुझे उस क्लास में सर्च करना है कि वो उस क्लास में एग्जिस्ट करता है या नहीं है। सो उसके लिए मैंने एक एरे ऑफ रोल नंबर बना लिया। रोल नंबर के नेम से एक एरे बनाया है, 5 एलिमेंट्स हैं, लाइक 5 स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पे मैंने पहले स्टोर करवा लिया है। स्टोर करवाने के बाद मैंने ये 5 एलिमेंट्स स्टोर करवाने के बाद एक मेरे पास की होनी चाहिए जो कि मैं यूज़र से लेना चाह रही हूँ, वो की या वो रोल नंबर जो मैं सर्च करना चाह रही हूँ एरे में, उसके लिए जो मैंने वेरिएबल नेम यूज़ किया है वो की के नेम से किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ की है। एंटर यूर की, यूज़र जो भी की है या जो भी रोल नंबर है जो उसको सर्च करना है वो यहाँ पे एंटर करेगा। देन जो भी यूज़र इनपुट एंटर करेगा वो की के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अब इस पूरे एरे में से मुझे सर्च आउट करना है, की वैल्यू एरे में हर एलिमेंट से जाके कंपेयर होगी। सो उसके लिए हर एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा फॉर लूप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 by 1 मुझे एक्सेस करना है। सो एक्सेस करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फॉर का लूप, ठीक है। सो फॉर के लूप में इसी तरीके से मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया है 0 से, और उसके बाद मैंने लेस देन 5 तक ले लिया i++। और आपको पता है कि अब की जो है वो हर एलिमेंट से कंपेयर होगी। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग या हमें कोई डिसीजन लेना होता है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं डिसीजन स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दैट इज नोन एज इफ एल्स। सो इफ के केस में मैंने सबसे पहले अपना एरे लिखा और उसमें आई का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे यूज़ किया है, लूपिंग वेरिएबल, वो कंपेयर होगा की से। जब फर्स्ट एलिमेंट है एरे रोल नंबर 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 10, तो जो की मैंने एंटर की है वो 10 से कंपेयर होगी। इसी तरीके से हर एलिमेंट से कंपेयर होगी। जहां पर ये इस की से मैच कर जाएगी, अगर ये मैच कर जाती है तो उसके बाद इसमें इफ के चेक में जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। सो अगर ये मैच नहीं होती तो फिर एल्स के केस में चला जाएगा ये। अगर ये सेम हो जाती है तो यहाँ पर की वैल्यू और उसके साथ जो भी वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी जिस भी लोकेशन पे होगी। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सपोज 10 है, 11 है, 12 है, 23 है, और उसके बाद फाउंड एट इंडेक्स नंबर, जो भी इंडेक्स नंबर उसका होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, या सेकंड इंडेक्स है, या थर्ड है, या फोर्थ है, जो भी इंडेक्स होगा वो यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एल्स में अगर वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पूरे एरे के अंदर वो की मैच नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि वो की इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसको रन करते हैं और हम इसको देखते हैं। जब मैंने इसको रन किया तो रन करने के बाद मेरे पास पहली जो लाइन आ रही है वो तो बिल्कुल आउटपुट सही है, लेकिन इसके साथ मेरे पास एडिशनल 4 लाइन्स आ रही हैं, दैट इज की वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। ये तो मेरे पास आउटपुट सही आ रहा है कि जो मेरे पास 10 है वो 0th लोकेशन पे है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, लेकिन बाकी 4 जो लाइन्स प्रिंट हो रही हैं ये क्यों प्रिंट हो रही हैं। सो इसको हम पहले देख लेते हैं। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि मैंने जो इफ एल्स की कंडीशन लिखी है वो मैंने फॉर के लूप में लिखी है। तो इसका मतलब यह है कि फॉर के लूप में जितनी दफ़ा भी लूप एग्जीक्यूट होता है तो इफ एल्स की स्टेटमेंट उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो इस केस में हमने करना यह है कि जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, इफ के केस में ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट यूज करना है जो कि ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है,
और अगर बिलफर्ज ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स के केस वाली कंडीशन होगी। तो इसमें से एट अ टाइम आपको पता है कि इफ़ एल्स में से एट अ टाइम एक कंडीशन ही चलती है या एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होती है। सो अगर यहाँ पर मैंने ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस केस में यहाँ पे ब्रेक हम यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ का चेक एक दफ़ा चेक हो गया, 2 बार चेक हो गया, सो यहाँ पर जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज ये किस में आ जाएगा, एल्स के केस में। एल्स के केस में फिर अगर ये एल्स का केस अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्रेक। ठीक है, अब अगेन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखें यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, इसमें जब मैंने सर्च किया 10 को तो मेरे पास वैल्यू फाउंड आ रहा है और इंडेक्स नंबर भी 0 आ रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा लाइन्स नहीं आ रही, क्योंकि जब मेरे पास आउटपुट आ गया तो उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई इस तरह से। सो बेसिकली ब्रेक की स्टेटमेंट का मेन पर्पज़ ये होता है कि जहाँ भी आपने लिख दिया वहाँ पे जाके आपकी स्टेटमेंट वहाँ से ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद वहाँ पे एग्जीक्यूशन आपकी ब्रेक हो जाती है और फर्दर उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होती। सो अब हम आ जाते हैं अपने, ये मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया है। इस लेक्चर में भी यही है, 1 डायमेंशनल एरे है और यहाँ पर बेसिकली ये कि सेम एलिमेंट्स जो है वो एरे में स्टोर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लाइक जैसे मैंने आपको स्कोर का एग्जांपल दी थी, फिर इंडेक्सेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ये बेसिकली लोकेशन होता है एलिमेंट्स की, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है टिल साइज -1। सो इसकी डिक्लेरेशन, इसकी इनिशियलाइजेशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द टास्क। सो टास्क नंबर 1 जो है, टास्क नंबर 1 में आपने यूज़र से 10 एलिमेंट्स लेने हैं एक एरे में और एक और एरे लेना है और उस एरे में आपने रिवर्स ऑर्डर में पहले वाले एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सो ये काम आपको पता है कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक आपसे कहूँ कि आपको प्रिंट करवाना है तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लूप होगा फ्रॉम 1 to 10, बट इफ़ आई से टू प्रिंट वैल्यूज़ फ्रॉम 10 to 1 तो ऑब्वियसली ये रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, सो रिवर्स ऑर्डर में आपने लूप में ही सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं। फिर आपने सिंपल इसमें पहले एरे ले लें, उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं 10 एलिमेंट्स वो स्टोर करवा दें। इट्स अप टू यू, आपने बट इसमें यूज़र से लेनी है। यूज़र से लेने के बाद फिर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको सेकंड वाले एरे में रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये काम आपने करना है और ये काम जब हो जाएगा तो उसके बाद लैब टास्क नंबर 2 को देख लेते हैं। लैब टास्क नंबर 2 में आपने ये काम करना है कि आपने दो एरेज ले लेने हैं और उन दोनों एरेज की इक्वालिटी को चेक करना है कि वो दोनों एरेज इक्वल हैं या नहीं है। आपने दो एरेज ले लिए, लेट्स सपोज एरे 1 और एरे 2। आपने एक एरे में एलिमेंट, इट्स अप टू यू कि आप उन एरे में वैल्यूज स्टोर करवा लें या आप यूज़र से ले लें, इट्स अप टू यू। मैंने आपको दोनों मेथड्स करवाए हैं। सो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल या इसकी लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट करके आपको बता देती हूँ कि हमने एरेज की इक्वालिटी, जैसे यहाँ पर मैंने इक्वालिटी का सिंबल यूज़ किया है इक्वल्स टू का, सेम इस टास्क में भी आपने इक्वालिटी के सिंबल को यूज़ करते हुए, इस लॉजिक को यूज़ करते हुए आपने इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया, एरे ए। ठीक है, और इसमें 10 एलिमेंट्स हैं और मैंने इसमें वैल्यूज़ अभी स्टोर नहीं करवा रही। जब आप इसको लैब को टास्क को परफॉर्म करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कॉमा आपने इनमें वैल्यूज़ स्टोर करवानी है। और इसी तरीके से दूसरा एरे ले लिया, एरे बी के नेम से, इसमें भी 10 एलिमेंट्स आएंगे और इसमें भी कर्ली ब्रैकेट में आपने कोई वैल्यूज़ स्टोर करवा दी। देन आपने 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, इंडिविजुअली कंपेयर करना है। सो उसके लिए मैं लूप लगाऊंगी 0 से लेकर 1 से 10 है, लेकिन आपको पता है कि 0 से इनिशियलाइज होता है हमेशा एरे, सो 0 से लेस देन 10 होगा, लाइक 0 से लेकर 9 तक होगा। और आप उसमें चेक करेंगे इफ एरे ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे बी ऑफ आई, यानी कि अगर पहले एरे का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, इसी तरीके से ये लूप में काम होगा, क्योंकि ये लूप में कब तक काम होगा, 0 से लेकर 9 तक। सो थर्ड टास्क पे आ जाते हैं। थर्ड टास्क में आपने ये करना है कि एक एरे ले लेना है 10 एलिमेंट्स का। ठीक है, उसका साइज 10 होना चाहिए और यूज़र से आपने इनपुट लेना है और असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसके एलिमेंट्स को सिंपली डिस्प्ले करवाना है। यूज़र से आपने लेना है इनपुट और असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देना है।
सो ये लैब टास्क आपने परफॉर्म करने हैं व्हाइल यूजिंग एरेज।